आज हम लोग इस क्लास में आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम पढ़ेंगे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एंड कर दीजिए, यानी कि दोनों पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहले ध्यान देना है कि इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे माइनर और कोफैक्टर यानी कि उप सारणिक और सहखंड, उसी का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम ज्ञात करने में। ध्यान दीजिएगा कि उपसारणिक और सहखंड की सहायता से ही हम लोग वहां पर विस्तार सारणी का विस्तार भी करना सीखे थे, उसका भी प्रयोग यहाँ पर होगा। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमको पढ़ना है कि आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, आव्यूह का सहखंडज क्या है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा हम लिख दिए हैं बोर्ड पर। आव्यूह का सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई आव्यूह ए बराबर, यदि कोई वर्ग आव्यूह यहाँ पर हम लोग लिए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर एआईजे, और हम लोग जानते हैं कि सारणिक में स्क्वायर मैट्रिक्स का ही प्रयोग होता है, भले वो 1 into 1 ऑर्डर का हो या 2 into 2 ऑर्डर का हो या 3 into 3 ऑर्डर का हो। हम लोग को 12th क्लास में 3 into 3 ऑर्डर तक का ही आव्यूह का सारणिक पढ़ना है, इसलिए ध्यान देना है। ए बराबर एआईजे का सहखंडज आव्यूह एआईजे, ध्यान दीजिएगा एआईजे और यहाँ पर एआईजे, यानी कि इस एआईजे का ये सहखंड का आव्यूह है। सहखंड जो पीछे हम लोग पढ़े थे कोफैक्टर, यानी कि सहखंड के आव्यूह के परिवर्त होता है, यानी कि उसको हम लोग परिवर्त कर देंगे। परिवर्त का मतलब रो को हम लोग कॉलम में बदल करके जब परिवर्त आव्यूह में निकालते थे, वही काम हम लोग को यहाँ पर करना है। जहां देखिए लिखा गया है, जहां एआईजे अवयव एआईजे का सहखंड है, वही जो अभी आप लोग को बताया। आव्यूह ए के सहखंडज को एडजॉइंट ऑफ ए द्वारा सूचित किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान चीज है। चलिए हम लोग इसे एक उदाहरण देख लेते हैं पहले। यहां पर देखिए, यदि हम ले लेते हैं a बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, और हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, और हम लोग जानते हैं कि इसका सहखंड का आव्यूह, तो हम लोग लिखेंगे कि ए के सहखंड का आव्यूह बराबर क्या होगा, हमको मिलेगा इसी को a11 का सहखंड हम लोग क्या पीछे लिखे थे, याद होगा आप लोग को, बड़ा a11, इसका a12, इसका a13, उसी तरह सबका लिख दीजिए a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, अब इसका यहां पर क्या बोला है, देखिए परिभाषा कि आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह एआईजे, एआईजे हमको मिल चुका है, यहां पर के परिवर्त होता है, यानी कि इसका परिवर्त करेंगे तब हमको आव्यूह का सहखंडज प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ए का सहखंडज, और सहखंडज का मतलब, सहखंडज का मतलब क्या होगा, इंग्लिश, जिसे इंग्लिश मीनिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडजॉइंट, तो यहां पर लिखे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए तो क्या करेंगे, इसको परिवर्त कर दीजिए, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, यहां पर हमको आव्यूह का सहखंडज प्राप्त हो गया है। अब इसमें आव्यूह के सहखंडज में दो कोटि है हमारे पास, 2 into 2 ऑर्डर का सहखंडज और 3 into 3 ऑर्डर का सहखंडज। पहला पॉइंट, द्वितीय कोटि के, द्वितीय कोटि के आव्यूह का सहखंडज। ठीक है, यहां पर कोई एक ले लीजिए, माना कि ए बराबर द्वितीय कोटि का ले लीजिए, जैसे a11 a12
A21 A22, ठीक है। तो यहां पर A का सहखंडज क्या लिखेंगे, या इसके जगह पर हम लोग उदाहरण ले लेंगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसके जगह पर ये तो हम लोग देख चुके हैं, यहां पर इसमें तो हम लोग सहखंड निकालेंगे नहीं, तो ऐसे यदि निकालेंगे तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो A11 बराबर क्या मिलेगा, देखिएगा इसका चिन्ह A11 का मतलब प्लस होता है, क्योंकि दोनों का योग 2 होगा, सम होगा, इसका चिन्ह प्लस होगा। तो इसका कोलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, A22। चलिए उसके बाद A12 बराबर क्या होगा, A12 इसका है, इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस, ये रो और ये कोलम छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा, A21। फिर उसके बाद ले लीजिए A21, तो A21 ये हुआ, ये कोलम ये रो छोड़ेंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस A12, क्योंकि 21 विषम है, इसका चिन्ह लग गया। A22 इसका ये प्लस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो A22 ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, A1। यानी इसी टाइप से हम लोग इस पे उदाहरण भी जो दिया है अंकों में, उसको भी हम लोग इसी तरह कर सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। तो यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा, A का सहखंड, चाहे सहखंडों का आव्यूह, सहखंडों का आव्यूह बराबर क्या मिलेगा, देखिए तो A11 का सहखंड A22 है, A12 का सहखंड माइनस A21 है। ध्यान दीजिएगा, A21 का सहखंड A माइनस A12 है और A22 का है प्लस A11, यानी कि A11 लिख देंगे। अब इसको परिवर्त करेंगे तभी तो इसका मिलेगा हमको एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि सहखंडज। तो हम लोग लिखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ A यानी कि A का सहखंडज, पहला रो को पहला कॉलम में बदल देंगे, यानी कि A22 माइनस A21, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में बदल देंगे, A12 और A11। आप लोग इस अवयव से इस अवयव में तुलना कीजिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो विकर्ण है इसके अवयव बदल गए हैं। यहां पर देखिए A22 यहां आ गया है, देख रहे हैं ना, और A11 यहां आ गया है, ठीक है। और इन दोनों में चिन्ह बदल गया है, ये दोनों पॉजिटिव था तो यहां पर देखिए दोनों नेगेटिव हो गया और कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसी के आधार पर यदि हम लोग किसी, मान लीजिए जैसे हम यहां पर लिख देते हैं, जैसे A बराबर हम देखिए लिखते हैं 1 2 3 4। इसका एडजॉइंट ऑफ A यदि डायरेक्ट हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर, इस विकर्ण को बदल दीजिए, यानी कि 4 यहां 1 यहां हो जाएगा, और इन दोनों में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए तो -2 -3, देखिए आ गया। आप लोग इसको शॉर्टकट तरीके से जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग इसी विधि का प्रयोग करेंगे, ना कि हम लोग ऐसा ज्ञात करेंगे, ऐसा अवयव निकालेंगे, परिवर्तन निकालेंगे। यदि आपको लगता है कि हम ये कर सकते हैं तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी गलत नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें एक शॉर्ट विधि दिया था तो हम बता दिए आप लोग को, ये जो विकर्ण है उसको बदल देना है और इन दोनों में यदि जो चिन्ह होगा उसको बदल देना है। तो इन दोनों में प्लस चिन्ह है तो हम यहाँ पर माइनस कर दिए हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस होता, दोनों का चिन्ह माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता, या एक का माइनस एक का प्लस होता, ये प्लस होता और ये माइनस होता, तो यहां पर आएगा तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, दूसरा पॉइंट है हमारा तृतीय कोटि के आव्यूह का सहखंडज। ध्यान दीजिएगा, इस पर आप लोगों को क्वेश्चन भी बनानी है। A बराबर एक हम उदाहरण ले लेते हैं, देखिए 1 0 3 अपने मन से लिख रहे हैं, 2 1 4 5 2 3।
अपने मन से एक उदाहरण ले लिए हैं यहाँ पर भी आप लोग जो हम ये बनाए हैं आप उदाहरण लेकर के बना सकते हैं, बहुत आसान है। आप लोग जानते ही हैं कि सहखंड हम लोग पिछला एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। इन सहखंडों का एक अवयव बना दीजिएगा आप लोग, अवयव बना करके इसे परिवर्तित कर दीजिएगा यानी ट्रांसपोज। तृतीय कोटि यानी मतलब 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका सहखंड जब हम लोग लिखेंगे यानी कि एडजॉइंट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले इनके प्रत्येक अवयवों का सहखंड ज्ञात करेंगे। इसका कोई देखिए शॉर्टकट विधि नहीं है, जैसे 2x2 ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिखे थे वैसे यहाँ पर कोई विधि नहीं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अवयवों का सहखंडज। प्रथम कोटि के अवयवों का सहखंडज, तो प्रथम पंक्ति के, तो प्रथम पंक्ति मेरा क्या है 103, इसका चिन्ह क्या होता है प्लस माइनस प्लस। तो 1 का पहले लिखिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो 1 4 2 3 1 4 2 3। दूसरा का लिखिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए 2 4 5 3। तीसरा का लिखिए, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो 2 1 5 2। तो इसका चिन्ह भी हम लोग लगा देंगे, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस। पहला पंक्ति का चिन्ह क्या होता है प्लस माइनस प्लस। तो चलिए कर लिए हैं हम लोग। तो यहां पर क्या मिलेगा देखिए 3 माइनस 8, 6 माइनस 20। यहां पर क्या मिला है 4 माइनस 5, ठीक है। 3 माइनस 8 माइनस 5। यहां देखिए 6 माइनस 20 माइनस 14 होगा, और माइनस 14 में माइनस से गुणा होगा तो प्लस 14 हो जाएगा। ये 4 में से 5 जाएगा तो -1। अब लिख लीजिए द्वितीय पंक्ति के अवयवों का सहखंडज, अवयवों का सहखंडज बराबर द्वितीय कोटि का चिन्ह क्या होता है माइनस। पहला वाला जो चिन्ह माइनस होता है मालूम है इसका, तो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे 0 3 2 3। दूसरा वाला का चिन्ह प्लस होगा इसका, तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे 1 3 5 3। तीसरा वाला का चिन्ह माइनस होता है इसका, तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे 1 0 5 2। अब यहां पर हम लोग विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा 0 माइनस 6, ये यहां पर क्या मिलेगा 3 माइनस 15, ये 2 माइनस 0, ये माइनस 6 माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 3 माइनस 15 माइनस 12, बाहर प्लस है तो माइनस 12 नहीं होगा, और वो -2। तृतीय पंक्ति यानी थर्ड रो के अवयवों का सहखंडज, सहखंडज बराबर देखिए तृतीय रो का क्या चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस लिखेंगे। इसका कॉलम रो छोड़ देंगे 0 3 1 4, फिर माइनस ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे 1 3 2 4, फिर प्लस ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे 1 0 2 1। यहां पर क्या मिलेगा 0 माइनस 3 4 माइनस 6, और यहां पर मिलेगा 1 माइनस 0 -3 4 माइनस 6 -2 और माइनस +2, और वो हो जाएगा 1। हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, यानी कि 3x3 ऑर्डर के अवयवों का सहखंडज ज्ञात किए हैं, आप लोग को याद होगा। अब यहां पर हम लोग को अगला स्टेप में क्या कर देना है सहखंडज में, बहुत आसान तरीका है कि इन्हीं पंक्तियों को
जो जो पक्ति का हम सहखंड निकाले हैं उसको एक अवयव में सजा देंगे, यानी कि इसका भी अवयव बनाएंगे। तो लिखेंगे यहां पर सहखंडों का अवयव। चलिए पहला लाइन वाला पहले लाइन में लिखिए -5 14 -1। दूसरा लाइन वाला दूसरे लाइन में लिखिए 6 -12 -2। तीसरा लाइन वाला तीसरे लाइन में लिखिए -3 2 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। यही इसका आंसर होगा, यही सहखंडज हो गया। इस अवयव का सहखंडज ज्ञात करने के लिए हमें इतना प्रक्रिया द्वारा गुजर करके यहां पर हमको प्राप्त करना होगा, और इसी सहखंडज की सहायता से हम इसका व्युत्क्रम भी ज्ञात करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका सहखंडज, यानी कि किसी अवयव का हम लोग सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं। आप लोग देखिएगा, बहुत आसान है। हम लोग व्युत्क्रम पढ़ने से पहले एक प्रमेय है, उस प्रमेय को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि n कोटि का कोई अवयव है तो उस अवयव और उसके सहखंडज का गुणा या उसके सहखंडज और अवयव के गुणा जो होगा उस अवयव के परिणाम और उसी कोटि के तत्समक के गुणनफल के बराबर होगा। यानी यहां पर दिया गया है यदि n कोटि का मतलब n ऑर्डर के अवयव है तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। डिटरमिनेंट ऑफ a का मतलब क्या हुआ, उस अवयव का परिणाम डिटरमिनेंट ऑफ a में, जहां i जो है n कोटि का अवयव है, यानी कि जिस कोटि में a होगा उसी कोटि में i होगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर एक हम लोग ले लेते हैं अवयव। यदि a बराबर हम मान लीजिए 3 इंटू 3 कोटि का ले लेते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 हम ये अवयव ले लिए। ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, जो अभी थ्योरी में पीछे लिखे थे उसी तरह निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए का सहखंड, ए के सहखंडों का अवयव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा अवयव a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हमको क्या मिलेगा, पीछे पढ़ चुके हैं। इसी अवयव को पहला रो को पहला कॉलम में बदल देंगे, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में बदल देंगे, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में बदल देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका ये हम एलएचएस लेके चलेंगे कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले ये ध्यान देना है। तो हम लोग पिछला एक्सरसाइज में क्या पढ़े, सहखंड की सहायता से हम लोग सारणी का विस्तार कैसे कर देते, याद है ना। उसमें बताया गया था आप लोग को कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के साथ हम लोग विस्तार करते हैं उस स्तंभ या उस पंक्ति के संगत सहखंडों के साथ गुणा करके जोड़ देने से उस सारणी का मान प्राप्त हो जाता है। पीछे वाला एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे, याद होगा आप लोग को, उसी का हम लोग प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो a का मान पहले लिखिए यहाँ पर, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे,
ये A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों को बखूबी मालूम है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि दो अवयव यदि ऐसे लिखे गए हों तो हमको गुणा करना है, यानी मल्टीप्लाई। तो चलिए गुणा करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 A11, ध्यान दीजिएगा, प्लस A12 A12 प्लस A13 A13। चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 A21 प्लस A12 A22, ध्यान दीजिएगा, A13 A23, ठीक है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A11 A31, ध्यान दीजिएगा, प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। पहला रो से हम लोग मल्टीप्लाई कंप्लीट किए, दूसरा रो से फर्स्ट कॉलम में A21 A11 A22 A12 A23 A13। चलिए सेकंड से सेकंड में A21 A21 A22 A22 A23 A23। चलिए सेकेंड से थर्ड में A21 A31 A21 A31 A22 A32 A23 A33, हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31 A11 A32 A12 A33 A13। चलिए थर्ड से सेकंड में A31 A21 A32 A22 A33 A23। चलिए थर्ड से थर्ड में A31 A31 A32 A32 A33 A33, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग को याद दिला देते हैं जल्दी से कि इसमें जो ये पहला दिखाई दे रहा है ना आपको A11 A11, इसका मतलब ना कि ये अवयव है और इसी का संगत सहखंड के साथ इसमें गुना हुआ है। उसी तरह यहाँ भी संगत सहखंड है, यहाँ भी संगत सहखंड है। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जो अवयव है उसके संगत सहखंड 1 to 1 नहीं है, ये पहला पक्ति का है और ये दूसरा पक्ति का है, ध्यान दीजिएगा। यानी पहले पक्ति के अवयव के साथ दूसरा पक्ति का सहखंड के साथ गुणा किया गया है, इसलिए इसका मान आप लोग जानते हैं क्या होगा, बताए हैं 0 होगा, ठीक है। और जो ये वाला जो मिल रहा है कि जिस पक्ति और जिस स्तंभ के अवयव के साथ हम विस्तार कर रहे हैं उसी पक्ति या उसी स्तंभ के सहखंडों के साथ यदि गुणा करके जोड़ा गया है तो वो उस आव्यूह के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ये हम आप लोग को सिद्ध करके दिखा चुके हैं। वहीं यहाँ पर फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्यों, आपको मालूम है क्योंकि वो उस डिटरमिनेंट का विस्तार है, ठीक है। इसके नीचे आ जाइए, देखिए ये मिलाइए, ये 2 1 ये 1 1 भिन्न भिन्न है, ये दोनों सेम था इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया। ये भिन्न भिन्न है तो ये 0 हो जाएगा और नीचे वाला भी 0 होगा। ये भी पिछला में बता चुके हैं आप लोग को। यहाँ भी देखिए ये भिन्न है तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए सेम है 2 2 2 2 2 2 2 3 यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह ये 0 देख लीजिएगा आप लोग, ये 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि यहां पर जो दिखाई दे रहा है आपको तीसरा पक्ति के अवयव के साथ उसके संगत सहखंडों का गुणा किया गया है। तीसरे पक्ति के संगत सहखंड से गुणा करके जोड़ा गया है, इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। और आपको बताया जा चुका है किसी भी पक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप लोग विस्तार कर सकते हैं। तो चलिए ये आव्यूह है, डिटरमिनेंट नहीं है कि हर पक्ति से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन मिलेगा। आव्यूह में आप लोग जानते हैं ना
कि एक अंक से गुना करते थे तो सारे अवयव में गुना हो जाता था, और कॉमन करते थे तो सारे अवयव से कॉमन होता था। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोग कॉमन करेंगे तो हमको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आप लोग को ये दिखाई दे रहा है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, आई। तो देखिए तो हमारा RHS आ चुका है कि नहीं। इसी प्रकार जब अब इसका और इसका गुणा कीजिएगा तो सेम यही मिलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम लिख देते हैं इसी प्रकार एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तब हम लोग लिख देंगे, इसलिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। याद रखिएगा ये सूत्र होता है, और ये सूत्र एग्जाम में भी आता है, पूछता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग को एक परिभाषा पढ़ना है अव्युत्क्रमणीय का। वैसा अवयव के सारणिक जिसका मान 0 हो अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। चलिए जैसे मान लीजिए ए बराबर हम लिखे हैं यहां पर 1 3 2 6। एक उदाहरण हम लोग ले लिए, देख लेते हैं कि इसका सारणिक का मान 0 हो रहा है कि नहीं। वैसा अवयव के सारणिक, यहां पर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसे अवयव जिसके सारणिक का मान 0 हो उसे अव्युत्क्रमणीय कहते हैं। वैसा भी आप लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लैंग्वेज पे। तो यहां पर हम लोग ए का डिटरमिनेंट जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 6। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6 - 6 इक्वल टू क्या होगा 0। तो हम लोग लिख देंगे कि इसलिए ए अव्युत्क्रमणीय है, यानी सिंगुलर है। इसका अगला पॉइंट है परिभाषा एक व्युत्क्रमणीय का। नॉन सिंगुलर, वैसा अवयव जिसके सारणिक का मान 0 के बराबर न हो व्युत्क्रमणीय कहलाता है। जैसे यहां पर हम लोग एक अवयव ले लेंगे, ए बराबर क्या ले लेंगे, कोई भी एक अवयव ले लीजिए जो कि 0 के बराबर न आए, अपने मन से भी आप लोग ले सकते हैं। 1 2 3 4। डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर हम लोग लिखेंगे 1 3 2 4। लिखेंगे 4 - 6 बराबर -2 नॉट इक्वल टू 0। इसलिए हम लोग यहां पर लिख देंगे कि ए व्युत्क्रमणीय है, यानी नॉन सिंगुलर है। हम लोग प्रमेय 2 देखेंगे, दिया गया है कि यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ए बी और बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। प्रमेय 2 जिसको हम लोग बिना सिद्ध किए इस प्रमेय को लिखेंगे, क्योंकि पीछे हम लोग देख चुके हैं कि ए बी और बी ए जिस कोटि में है यानी वर्ग अवयव में है, यानी 2 × 2 ऑर्डर में यदि ए और बी दोनों है तो उसका गुणनफल भी ए 2 × 2 कोटि का ही मिलेगा, उसी तरह बी ए भी मिलेगा। तो मालूम है 3 × 3 ऑर्डर में भी मिलेगा वही। प्रमेय 3 देख लेते हैं। अवयवों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है, अर्थात ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए के डिटरमिनेंट इंटू बी के डिटरमिनेंट। इसका कहने का मतलब क्या है
कि यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि जहाँ ए और बी समान कोटि के वर्ग आदि है, यानी इसके कहने का मतलब है ये है कि दो आदमी यदि समान कोटि के हो तो उनके गुणनफल का जो हम लोग सारणिक का मान निकालेंगे वो उन दोनों को अलग अलग सारणिकों के मान निकालने के गुणनफल को हम लोग कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि ए बी का डिटरमिनेंट बराबर ए डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। इसी सूत्र का प्रयोग करके एक और सूत्र हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये तो अभी हम लोग पीछे सिद्ध किए हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लिखते हैं और आई का मान किस कोटि में होगा, यदि a 2 इंटू 2 ऑर्डर में होगा तो i भी 2 इंटू 2 ऑर्डर में होगा, यदि a 3 इंटू 3 ऑर्डर में होगा तो i भी 3 इंटू 3 ऑर्डर में होगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि चूंकि a 3 इंटू 3 कोटि का अवयव है, कोटि का अवयव है, तो हमको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई की जगह 3 कोटि का लिख लीजिए 0 1 0 0 0 इक्वल टू, इसको हम लोग ए से डिटरमिनेंट ऑफ ए से गुणा कर लेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब दोनों ओर सारणिक लेंगे, लिखेंगे दोनों ओर सारणिक लेने पर चलिए इधर सारणिक लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर, इधर सारणिक लेंगे तो अवयव सारणिक में बदल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हो गया आपका सर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहां पर हम लोग जो प्रमेय पढ़े थे कि ए और बी का जो सारणिक है, ए के सारणिक और बी के सारणिक के गुणनफल के बराबर होगा, उसी तरह यहां पर ए ये है बी ये है, तो इसका डिटरमिनेंट इंटू इसका डिटरमिनेंट कर दीजिए तो क्या मिल गया, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। दोनों को हम लोग अलग अलग कर लिए हैं, इसको और इसको। अब इसमें देखिए पहले तो अवयव था यहां पर, तो अवयव से हम लोग कॉमन निकालते हैं तो सारे अवयव से कॉमन निकलता है। यहां हो गया है सारणिक, तो पहली पंक्ति से a, दूसरी पंक्ति से a और तीसरी पंक्ति से a कॉमन, a का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a कॉमन निकालेंगे तो 3 बार कॉमन निकलेगा। तो क्या मिलेगा देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, और तब ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मिलेगा। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो गया देखिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर, ये देखिए चाहे चलिए पहले लिख लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर 3, और ये जानते हैं आप लोग तत्समक अवयव का सारणिक 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर इंटू में हम 1 लिख देंगे क्योंकि किसी भी पद या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप लोग विस्तार करके देख लीजिएगा उसका मान 1 ही मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर ये इधर आ जाएगा, तो पावर में 3 बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू 1 छोड़ देंगे, ये पावर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर 1 घट जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर a को हम लोग 3 इंटू 3 कोटि का अवयव लिए थे तो उसके एडजॉइंट यानी कि सहखंडज का जो डिटरमिनेंट है उस अवयव के सारणिक के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि जिस कोटि का होगा उस कोटि से 1 कम उसके पावर में आ जाएगा। ठीक है, यदि यहां पर 2 इंटू 2 कोटि का अवयव होता तो यहां पर हमको क्या मिलता, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर 1 यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसी तरह व्यापक रूप से यदि हम लोग लिखें तो व्यापक रूप में क्या मतलब, यदि कोटि n हो, यदि कोटि n हो
तो एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स बराबर डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 1, यानी कि जिस कोटि का होगा उस कोटि से एक कम डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में आएगा। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना है, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और क्वेश्चन बनाने के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ध्यान रखना है आप लोग को। ये सारे जितने भी हम लोग थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग एक्सरसाइज में नहीं पहुंचे हैं, थ्योरी से पहले यानी एक्सरसाइज से पहले यदि हम लोग थ्योरी बढ़िया से पढ़ लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि एक्सरसाइज में आपको दिक्कत होगा। क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन समझ के बनाना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप समझ के बनाइएगा तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो थ्योरी की जरूरत नहीं है, केवल सूत्र की सहायता से आप लोग हल कर सकते हैं। इसलिए आप लोग डिसाइड कीजिए आप कैसे पढ़ेंगे। चलिए प्रमेय 4 हम लोग देख लेते हैं, अंतिम प्रमेय है और इस एक्सरसाइज के लिए, आगे वाले एक्सरसाइज के लिए अंतिम ये परिभाषा भी है, प्रमेय भी है। इसमें दिया गया है कि एक वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व तब होगा यदि और यदि वो केवल व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। व्युत्क्रमणीय का परिभाषा भी पीछे पढ़े हम लोग कि वैसा डिटर्मिनेंट, वैसा अवयव जिसका डिटर्मिनेंट ए के 0 के बराबर न हो उसे हम लोग व्युत्क्रमणीय कहते हैं, यानी नॉन सिंगुलर। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होगा उसी के डिटर्मिनेंट, ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रमणीय कब होगा, नॉन सिंगुलर कब होगा, जब किसी अवयव के डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं होगा। इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्रमाण ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि n कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है तथा अन्य अवयव भी इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I2। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग एक को यदि यहां पर लेते हैं AB बराबर I को और दोनों यदि डिटर्मिनेंट लेते हैं तो AB का सारणिक बराबर I का सारणिक हो जाएगा। ठीक है, अभी पीछे वाले प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि AB का सारणिक बराबर क्या होता है, A का सारणिक इंटू B का सारणिक। और अभी पीछे हम लोग देखे उदाहरण जो हम बनाए थे, I तत्समक अवयव का सारणिक का क्या मान होता है 1, तो ये हो गया 1। अब ध्यान दीजिए इन दोनों के गुणनफल बराबर 1 आया, इसका मतलब कि न A का डिटर्मिनेंट 0 है और न B का डिटर्मिनेंट 0 है, याद रखिएगा, क्योंकि ये इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये एक इसलिए दर्शाता है, यह दर्शाता है कि इन दोनों में से कोई भी शून्य के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, पहले चुकी कर देंगे और तब लिखेंगे कि इसलिए A व्युत्क्रमणीय है। कहते हैं विलोमता भी होता है इसका, विलोमता। डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, तो A व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, इस स्थिति में हमको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ A से हम लोग तीनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ A बटा में A का डिटर्मिनेंट इंटू A बराबर A, एडजॉइंट ऑफ A बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसमें भी हम लोग भाग देंगे।
तो ये और ये खत्म हो जाएगा। देखिए ये किस रूप में हो गया, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आई के रूप में हो गया। अब देखिए यदि हम इसको a मान लें तो ये नहीं, ये a है तो इसको b मान लीजिए, तो यदि b मान लेते हैं तो ये ba हो गया और ये ab हो गया बराबर i हो गया। तो बताइए व्युत्क्रमण ये हुआ कि नहीं? अभी हम लोग यहाँ पर लिखे थे कि इस प्रकार हो कि ab बराबर ba बराबर i, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहां b बराबर हम लोग क्या माने थे, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब ध्यान दीजिएगा कि b क्या है, तो यदि ba बराबर ab बराबर i आ रहा हो तो b जो है वो a का व्युत्क्रम होगा और a भी b का व्युत्क्रम होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अभी हम b लिखे हैं तो यहाँ पर हम लोग a का व्युत्क्रम लिखेंगे, यानी कि a इनवर्स बराबर हमको मिल गया 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। इससे हम इसी सूत्र से हम लोग इनवर्स व्युत्क्रम प्राप्त करेंगे जो हम लोग व्युत्क्रम पढ़ने के लिए चले थे शुरू में, सहखंडज और व्युत्क्रम। तो यहाँ पर हम लोग को व्युत्क्रम प्राप्त हुआ और देख रहे हैं व्युत्क्रम के लिए क्या चाहिए हमको, जिस डिटर्मिनेंट का हमें निकालना है, जिस अवयव का उसका डिटर्मिनेंट चाहिए और उसका एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। हम लोग छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं 2 into 2 ऑर्डर का, इसी तरह 3 into 3 ऑर्डर का भी बनेगा। एक हम यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोग को 1 2 3 4। यहाँ सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखेंगे 1 3 2 4, तो 4 माइनस 6 बराबर हो जाएगा -2। अब हम लोग क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ a भी लिखेंगे और आप लोग को मालूम है कि हम लोग डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ a लिख सकते हैं 2 into 2 ऑर्डर में, आप लोग को मालूम है ना कि डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। क्या करते हैं, विकर्ण को हम लोग बदल देते हैं, तो विकर्ण 4 1 हो जाएगा और इसका चिन्ह बदल देंगे तो -2 -3 हो जाएगा, यानी कि हमको एडजॉइंट ऑफ a भी मिल गया। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाले ही है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे इसलिए a इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमको क्या मिला है -2 और एडजॉइंट ऑफ a क्या मिला है 4 -3 -2 1। तो यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे, तो इससे जब हम इसमें गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और इससे इसमें गुणा करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ये आपका व्युत्क्रम अवयव ऐसे प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये छोटा सा उदाहरण था, जल्दी बनाने के लिए हम बना दिए थे। 3 into 3 ऑर्डर का भी आप लोग ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ a निकालना सीख ही चुके हैं आप लोग, तो a इनवर्स बराबर ऐसे आप लोग कर सकते हैं। एक केवल तरीका आप लोग को देखना था, यहाँ पर तरीका हम बता दिए हैं। इस आगे वाले एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ने जाएंगे, यानी एक्सरसाइज 4.5 के लिए जितना परिभाषा और सूत्र की हमें जरूरत थी वो सारा हम लोग देख लिए हैं। यदि आप लोग चाहेंगे कि इस पर क्वेश्चन हम लोग इस थ्योरी की सहायता से बना लें तो आप आसानी से एक्सरसाइज में क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए आप लोग बनाइए। और अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.5। आगे आप लोग जो भी दिक्कत हो वो बताते रहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।